कल्पना कीजिए आप एक वीरान रेगिस्तान में खड़े हैं, चारों ओर सन्नाटा है और तभी आपके फोन में एक मैसेज आता है। कैसे? कोई तार नहीं, कोई टावर नहीं, फिर भी कम्युनिकेशन जारी है। क्या आप जानते हैं यह चमत्कार किसने किया? यह है माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, एक ऐसी तकनीक जिसने पृथ्वी को अंतरिक्ष से जोड़ रखा है। आज का जीपीएस, लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट, अंतरिक्ष से इंटरनेट, सब कुछ इसी अदृश्य तकनीक पर आधारित है। लेकिन सवाल यह है, यह काम कैसे करता है? तो इसे जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में देखते हैं कि कैसे सैटेलाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और कैसे आज हम सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक तक पहुंच गए। जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है स्पुतनिक 1 का, जो मानव इतिहास का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जो कि सोवियत संघ में सर्गेई कोरोलेव की अगुवाई में 1957 में लॉन्च हुआ। ये वही व्यक्ति थे जिन्हें सोवियत संघ ने गुप्त रूप से अपना चीफ डिजाइनर घोषित किया था। कोरोलेव ने एक यंत्र नहीं बनाया, उन्होंने एक युग की नींव रखी, लेकिन यह केवल एक साधारण रेडियो बीपिंग सिग्नल भेजता था, यानी यह संचार के लिए डिजाइन नहीं था। स्पुतनिक 1 ने उपग्रह युग की शुरुआत करी। दूसरी ओर अमेरिका में वर्नर वॉन ब्राउन ने नासा के साथ मिलकर एक्सप्लोरर 1 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1958 में अमेरिका का पहला उपग्रह बना। इस प्रकार इन दोनों वैज्ञानिकों की प्रतिस्पर्धा ही स्पेस रेस की शुरुआत बनी। हमारी ये वीडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में है। उसकी असली शुरुआत हुई 1962 में, जब अमेरिका ने पहला एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलस्टार 1 लॉन्च किया। यह उपग्रह लाइव टेलीविजन सिग्नल, टेलीफोन कॉल और डेटा को पृथ्वी तक भेजने में सक्षम था। यही वह पल था जब सूचना की अदृश्य यात्रा ने ग्लोबल कनेक्टिविटी की सीमाओं को तोड़ दिया। तो इस प्रकार स्पुतनिक 1 ने रास्ता बनाया और टेलस्टार 1 ने उपग्रह युग की शुरुआत करी। अब हम इसके पीछे की रहस्यमयी तकनीक को जानते हैं, फिर हम जानेंगे भारत ने क्या कदम उठाए सैटेलाइट क्रांति के इतिहास में। इन उपग्रहों के पीछे रहस्यमयी विज्ञान छुपा है। ये उपग्रह लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और निरंतर कवरेज प्रदान कर सकते हैं। इस ऊंचाई पर सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 240 मिलीसेकंड लगते हैं, जिसे कम्युनिकेशन की भाषा में लेटेंसी कहा जाता है। संचार उपग्रहों में प्राथमिक रूप से 2 प्रकार के ट्रांसपोंडर होते हैं, अपलिंक और डाउनलिंक। अपलिंक के जरिए पृथ्वी से भेजे गए सिग्नल को सैटेलाइट रिसीव करता है, फिर उसे एम्पलीफाई करके डाउनलिंक के माध्यम से वापस भेजता है। यह प्रक्रिया काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि सिग्नल को बिना किसी डिस्टोर्शन के पूरी पृथ्वी पर कहीं भी पहुंचाना होता है। इस अदृश्य यात्रा में सैटेलाइट डेटा को ट्रांसमिट तो करता ही है, साथ ही उसमें टाइम सेंसिटिव सिंक्रोनाइजेशन, फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट और सिग्नल एनहेंसमेंट जैसे अनेक तकनीकी उपाय शामिल होते हैं। लेकिन ये डेटा और सिग्नल जा कैसे रहे हैं, किस माध्यम से जा रहे हैं, हमें कुछ दिखता क्यों नहीं? तो ये सिग्नल्स जाते हैं माइक्रोवेव्स के माध्यम से, और हमारी आंखें केवल एक सीमित स्पेक्ट्रम की रोशनी देख पाती है, जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन उससे परे भी कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो अदृश्य होते हुए भी अत्यधिक प्रभावशाली है। उसी में आती है माइक्रोवेव्स, जो रेडियो और इंफ्रारेड तरंगों के बीच होती है। यह माइक्रोवेव सिर्फ ओवन में खाना गर्म करने के लिए नहीं है। असल में ये तरंगे रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, सैन्य निगरानी, ब्लूटूथ और वाईफाई तक इस्तेमाल होती है। इनकी एक खासियत है, ये जलवाष्प और धूल के प्रति रिलेटिवली प्रतिरोधी होती है, इसलिए जब बादल घने हो या वर्षा हो रही हो तब भी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन प्रभावी रहता है। यही कारण है कि सैटेलाइट से धरती पर डेटा भेजने में इनका प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे पुरानी गूंज भी माइक्रोवेव के रूप में दर्ज की गई है। यह वो रेडिएशन है जो बिग बैंग के कुछ ही समय बाद पूरे ब्रह्मांड में फैला और आज भी हर दिशा से आ रहा है। अब सवाल है कि ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के प्रहरी कैसे बने रहते हैं, आकाश में इनका संतुलन कैसे बना रहता है। कल्पना कीजिए, आकाश में एक ऐसा सैटेलाइट है जो हमेशा पृथ्वी के एक ही स्थान के ऊपर टिका रहता है, न कभी उधर न इधर। यही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आकाश के स्थिर प्रहरी। और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में पृथ्वी की घूर्णन गति के समान एंगुलर वेलोसिटी से परिक्रमा करते हैं। इस सिंक्रोनस स्पीड की वजह से ये पृथ्वी से देखने पर एक ही क्षेत्र के ऊपर स्थिर प्रतीत होते हैं, यानी एक दिन में एक चक्कर। और यही विशेषता इन्हें बेहद उपयोगी बनाती है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई लाइव न्यूज चैनल देखते हैं या जीपीएस की सहायता से दिशा प्राप्त करते हैं,
तो दरअसल आप इन्हीं सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं। इनके पास एक ह्यूज एरिया को कवर करने की क्षमता होती है। एक अकेला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगभग 1/3 पृथ्वी को कवर कर सकता है। इसलिए आमतौर पर 3 ऐसे सैटेलाइट्स पूरे ग्लोब को जोड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। लेकिन जब हम सिग्नल सेंड या रिसीव करते हैं तो क्या वो इतनी आसानी से चला जाता है? नहीं दोस्तों, उसे पार करनी पड़ती है पृथ्वी की सबसे जटिल परतों में से एक, वायुमंडल। यही वो अदृश्य माध्यम है जो कभी तो संचार को सुगम बनाता है और कभी एक अदृश्य दीवार की तरह बाधा डालता है। वायुमंडलीय परतें जैसे ट्रोपोस्फियर और आइनोस्फियर सिग्नल की दिशा, तीव्रता और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। आइनोस्फियर में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स जीपीएस और रेडियो सिग्नल्स जैसे हाई फ्रीक्वेंसीज को अपवर्तित या विलंबित कर सकते हैं। इसके अलावा बारिश, जिसे तकनीकी रूप से रेन अटेन्यूएशन कहा जाता है, माइक्रोवेव या उच्च फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को जैसे कि के बैंड वर्षा के जलकणों से टकराकर कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि भारी बारिश के दौरान डीटीएच या इंटरनेट सिग्नल कटने लगते हैं। इस प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है लेटेंसी। ये किसी सिग्नल के जाने का समय होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए यह तकरीबन 240 मिलीसेकंड्स का होता है, जो काफी विलंब उत्पन्न करता है। एक और उलझन यह है कि इतने से सैटेलाइट्स इतना ट्रैफिक कैसे मैनेज करते हैं। अंतरिक्ष में एक ही उपग्रह से हजारों कॉल, इंटरनेट सेशंस और टीवी चैनल्स संभाले जा सकते हैं। उत्तर छुपा है 2 बारीक तकनीकों में, फ्रीक्वेंसी रीयूज और स्पॉट बीम। ये वो कला है जो सीमित संसाधनों में भी संचार की संभावनाओं को व्यापक बनाती है। फ्रीक्वेंसी रीयूज का सिद्धांत सीधा है, एक ही फ्रीक्वेंसी को उपग्रह के अलग अलग भू क्षेत्रों में दोहराया जाए और वे क्षेत्र एक दूसरे से पर्याप्त दूर हो जिससे सिग्नल इंटरफेरेंस ना करे। दूसरी तकनीक है स्पॉट बीम। इसमें सैटेलाइट एंटीना को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वह व्यापक क्षेत्र के बजाय एक सीमित क्षेत्र में उच्च तीव्रता वाले सिग्नल प्रसारित कर सके। स्पॉट बीम और फ्रीक्वेंसी रीयूज मिलकर एक तरह का कम्युनिकेशन ग्रिड बना देते हैं, जैसे पृथ्वी पर सेल्यूलर टावर काम करते हैं। लेकिन इन ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स की लिमिट हमें तब नजर आई जब हम स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल, ऑनलाइन एजुकेशन और 5G की ओर बढ़ रहे थे। कम बैंडविड्थ, लिमिटेड कवरेज और स्लो डेटा स्पीड, यही वह मोड़ था जहां से शुरू हुई HTS यानी हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स की क्रांति। HTS की सबसे बड़ी ताकत है स्पॉट बीम तकनीक का उन्नत रूप। ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स आमतौर पर कुछ Gbps की क्षमता रखते थे, वहीं HTS की क्षमता 100 Gbps से 1 Tbps तक जा सकती है और यह ब्रॉडबैंड इंटरनेट, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी और रूरल नेटवर्क के लिए हमें सक्षम बनाता है। लेकिन क्या ये सैटेलाइट्स भविष्य की जरूरत का नियंत्रण कर पाएंगे और भविष्य में किन सैटेलाइट्स का ज्यादा प्रभाव रहेगा? तो लो अर्थ ऑर्बिट मेगा कॉन्स्टेलेशन डिजिटल कम्युनिकेशन का भविष्य तय कर रहे हैं। ये सैटेलाइट्स के बड़े ग्रुप होते हैं, हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो एक दूसरे के साथ जुड़कर पृथ्वी तक फास्ट एंड स्टेबल कनेक्टिविटी पहुंचाते हैं। LEO सैटेलाइट्स सिर्फ 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैरते हैं, जो ट्रेडिशनल जियो सैटेलाइट्स के मुकाबले बहुत नीचे है। इस निकटता का फायदा है लो लेटेंसी। भविष्य के बारे में हम अंत में बात करेंगे, पहले जानते हैं कि भारत का क्या योगदान है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो भारत में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देश को स्पेस रिसर्च की राह पर डाला। उनकी पहल पर भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च हुआ और उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने SLV-3 के जरिए भारत को सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश बनाया। उनकी समझ और नेतृत्व से भारत ने अपनी खुद की लॉन्च करने की क्षमता हासिल करी, जो बाद में PSLV और GSLV प्रोग्राम्स की नींव बनी। दोस्तों, इन सैटेलाइट्स का कितना महत्व है हमारे जीवन और इंसानियत के लिए, इसके कई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। इंटरनेट बैंकिंग, UPI ट्रांजैक्शंस और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं जो दूर दराज के इलाकों में भी सुचारू रूप से काम करती है, उसके पीछे अक्सर VSAT सिस्टम होते हैं। बाढ़, तूफान या भूकंप जैसी आपदाओं में जब ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क नष्ट हो जाते हैं, तब इमरजेंसी रिस्पांस टीमें इन्हीं सैटेलाइट सिग्नल्स से जुड़कर राहत कार्य को अंजाम देती है। सोचिए, एक ऐसा यंत्र जो हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी आवाज दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सके। प्रकृति में छिपी ये अदृश्य माइक्रोवेव्स और ये सैटेलाइट्स ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम की रीढ़ है
और ये एलियो कॉन्स्टेलेशन कैसे भविष्य में क्रांति लाएगा, स्पेसएक्स का स्टारलिंक, वनवेब और अमेजन का प्रोजेक्ट क्यूपर, इससे मानवता को क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान। इस वीडियो का मकसद यही जानना था, जिसे पार्ट 2 में देखेंगे। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह मकसद है कि आप सभी तक सही इंफॉर्मेशन, इंस्पायरिंग इन्वेंशंस और साइंटिफिक रिसर्च, ब्रेक थ्रूज और इनोवेशंस को शेयर करते रहना, ताकि नई जनरेशन्स में भी एक सीखने की क्यूरियोसिटी, नए नज़रिए से सोचने की क्षमता और इस दुनिया को विकसित बनाने का जुनून बना रहे। तो इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके समर्थन से ही यह संभव है। और अगर इस वीडियो की जानकारी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। माइक्रोवेव सैटेलाइट सिर्फ एक यंत्र नहीं है, यह एक सेतु है। यही तो है विज्ञान की सुंदरता और इंसानी कल्पना की उड़ान।